नमस्कार दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के इस क्लास में हम कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने ऑलरेडी बलों के प्रकार के बारे में देख चुके हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति एवं इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं, कैसे उसके कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल सामर्थ्य एकेडमी को बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन डिफरेंट वीडियोस की आपको प्राप्त होती रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो सबसे पहले हम कार्य से शुरू करते हैं। ठीक है, कार्य। तो कार्य अगर हम डेली लाइफ में देखें तो कार्य क्या होता है? कोई सामान उठाना है, एक जगह से उठाएंगे, दूसरी जगह लेके जाएंगे। कोई मजदूर एक सामान उठा के कहीं और लेके उसको शिफ्ट करता है, तो उसके द्वारा किया गया वो कार्य हो जाता है। ठीक, तो विज्ञान में भी कार्य इसी तरह से हम डिसाइड करते हैं कि अगर किसी वस्तु पर कोई बल लगता है, वस्तु पर मैंने बल लगाया, बल लगाने के बाद वो वस्तु कितनी दूर तक विस्थापित हुई, ना कि कितनी दूरी तक चली। ये ध्यान आप जरूर रखिए। ठीक है, कितनी दूरी कितने मतलब है कि जब उस पर बल लगाए तो वस्तु कितनी दूरी विस्थापित हुई। ठीक है, तो इस चीज को और इसके माप को, इसके परिमाप को हम कार्य कहते हैं। ठीक, तो इसे कार्य को हम सूत्र की सहायता से इस तरह दर्शा सकते हैं कि कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। ध्यान रखिए, ये विस्थापन है ना कि दूरी। ठीक, तो विस्थापन के लिए हम देखेंगे कि वह मिनिमम दूरी कितनी तय की गई। तो एग्जाम्पल के रूप में समझिए। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं इस पेन को उठाता हूं, एक बल लगाया उठाने के लिए, फिर मैं कुछ दूरी तय करता हूं और वापस घूमकर मैं इसी जगह पे आ जाता हूं, अपने फाइनल पोजीशन पे। तो यहां पर विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन हुआ शून्य, क्योंकि मैं तो एक पॉइंट से शुरू किया और उसी पॉइंट से ये वापस आ गया। इस पॉइंट ए पे शुरू किया था, वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो विस्थापन तो शून्य हो गया। तो कार्य कितना होगा? शून्य होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगर मान लेते हैं इस पॉइंट ए से शुरू करूं, ये दूरी, ये रैंडम कोई दूरी इस तरह से तय करूं और यहां पर आके रुक जाता हूं पॉइंट बी पे, तो विस्थापन कितना हुआ? बस इतना। ये जो दिख रहा है ये लाइन, बस इतना ही विस्थापित हुआ है। ठीक है, तो इसी विस्थापन को यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये जरूर ध्यान रखिए, ये दूरी नहीं, ये विस्थापन है। ठीक, तो इसे हमने क्या देखा कि कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। ठीक, तो बल क्या होता है? F, और विस्थापन को हम D से दिखाते हैं। और दोनों चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, बल और विस्थापन, लेकिन हम यहां पर मैथमेटिक्स में हम गुणनफल के बारे में पढ़ते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट को हम कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को हम कहते हैं अदिश गुणनफल, और ये वेक्टर प्रोडक्ट को कहते हैं सदिश गुणनफल। ठीक, तो ये कौन सा गुणनफल है? इसका डॉट प्रोडक्ट है ना। इसको हम डॉट से दिखाते हैं और इसको हम ऐसे क्रॉस से दिखाएंगे। ठीक, यहाँ पर क्रॉस मतलब ये सिंपली गुणनफल को दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये प्रॉपर ये ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो इसको हम डॉट से दिखा देते हैं। तो F इंटू डी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर प्रोडक्ट होता है, इसलिए वो जो क्वांटिटी आपको मिलेगी वह एक अदिश राशि होगी। ठीक, दो जो सदिश राशि होती है उनका जो अदिश गुणनफल होता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट जो होता है, वह कौन सी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। इसलिए कार्य कौन सी राशि हो गई? आपकी अदिश राशि हो गई। कार्य कौन सी राशि हो गई? अदिश राशि। ठीक,
ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक है, अब आइए हम पढ़ते हैं ऊर्जा के बारे में। ठीक, तो ये लिख लिए ऊर्जा। तो ऊर्जा कुछ नहीं, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, कि वह कोई व्यक्ति द्वारा कितना कार्य किया जा सकता है, मतलब किसी वस्तु को कितनी दूर तक विस्थापित किया जा सकता है। ठीक, तो उसे हम उसकी कार्य करने की क्षमता कहते हैं, है ना, और उसे ऊर्जा कंजप्शन के रूप में दिखाते हैं। ठीक, तो ऊर्जा को परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के सिंपली अगर यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है ना। ये हो गया आपका गतिज ऊर्जा। अब मोटा मोटा पहले हम ऊर्जा इस शब्द को डिफाइन कर लेते हैं कि क्या होता है। मान लेते हैं कि मुझे इस स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है। ठीक, मान लेते हैं कि मुझे 200 किलोमीटर का सफ़र मुझे पैदल तय करना है। ठीक, और मैं एक बार खाना खाकर मैं घर से निकलता हूँ भोजन ग्रहण करके। ठीक, क्या मैं 200 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता हूँ सिर्फ उतना ही भोजन जितना मैंने किया हुआ था पहले ग्रहण? नहीं, बहुत बहुत मुश्किल टास्क है ना। एवरेज मनुष्य के लिए ये ना के बराबर है, वो नहीं कर पाएगा। वही अगर मैं उतने ही भोजन में मैं ये देखूं कि 5 किलोमीटर का सफर क्या मैं तय कर सकता हूँ? हाँ, मैं तय कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऊर्जा से तात्पर्य ये है कि आप कितनी दूरी तक चले या कितना कार्य कर पाए, आपकी कैपेबिलिटी कितनी बढ़ी। ठीक, तो उसे हम ऊर्जा का नाम देते हैं। ठीक है, अब अगर गतिज गतिज ऊर्जा के बारे में देखें तो गतिज ऊर्जा को हम इस तरह से परिभाषित करेंगे कि वस्तु में गति के कारण संचित ऊर्जा, जब वो गति की अवस्था में, गतिमान अवस्था में है, तो उसमें कुछ ऊर्जा संचित होगी। ठीक, उस संचित ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब ये जो गतिज ऊर्जा है इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है, इसका एक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक, तो गतिज ऊर्जा को हम ना के ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखना, के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी। क्या लिख लेते हैं इंग्लिश में? इसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इसका जो परिमाण होता है काइनेटिक एनर्जी, उसका वैल्यू होता है 1/2, 1/2 गुणित मास, मतलब द्रव्यमान। और चूंकि वस्तु गति में है तो उसकी एक वेग होगा, तो उसका वेग जिसे हम v से प्रदर्शित करते हैं का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर v क्या है? वेग है, यहाँ पे लिख लेते हैं, और m उसके द्रव्यमान को दिखाता है। ठीक, तो अगर कोई वस्तु गति में है तो उसके गतिज ऊर्जा को हम 1/2 mv² से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए हमेशा। ठीक, एक चीज यहां पर नोट कर लेते हैं पहले ही हम, कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक, हाँ, तो ऊर्जा एक अदिश राशि है, जैसे कार्य भी एक अदिश राशि है। तो यहां पर लिख लेते हैं ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है।
ठीक है, तो ये हो गया, हमने गतिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन कर लिया। अब देख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। लिख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अगर कोई वस्तु स्थिति में है, मतलब स्थित है, वो मोशन नहीं कर रहा है, तो उसके कारण उस पर एक ऊर्जा संचित होगी, उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि, अब जैसे कि क्या होता है इसका मतलब, मान लेते हैं यह पेन मैंने यहां पर पकड़ा हुआ है, इस डिस्टेंस पे, जमीन से मान लेते हैं इसकी दूरी 1 मीटर की है। ठीक, 1 मीटर के डिस्टेंस पर यह पेन मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा, ठीक, इसमें जो स्थितिज ऊर्जा है ना, वह कार्य करना शुरू करेगी और वह गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होकर नीचे जमीन पर गिर जाएगी। ठीक, तो इस स्थिति के कारण क्या, एक ऊर्जा संचित है। ठीक, जैसे ही छोड़ूंगा वो तुरंत गिर जाएगी, है ना। इस संचित ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, क्योंकि यह स्थित है और इस तरह से ऊर्जा इसकी संचित है। ठीक, तो वस्तु की स्थिति के कारण संचित ऊर्जा, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये सिर्फ कहने भर का है, स्थितिज ऊर्जा में हमेशा एक फोर्स इन्वॉल्व होगा, कोई ना कोई बल उसमें इन्वॉल्व होगा, तभी वह स्थितिज ऊर्जा, मतलब स्थितिज ऊर्जा को लिख पाना, ये स्थितिज ऊर्जा को डिफाइन कर पाना पॉसिबल है। ठीक है, तो फोर्स हमेशा इन्वॉल्व होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस पेन को पकड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है? इस पेन पे एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग रहा है। ठीक है, वही गुरुत्वाकर्षण फोर्स इसको इस तरह से खींचा, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, है ना। आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स क्या अट्रैक्ट करता है किसी भी वस्तु को। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मैंने इसको इस ऊंचाई पर रखा हुआ है। ठीक, जैसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध इस ऊंचाई पर मैंने रखा हुआ है, तो इस पर एक स्थितिज ऊर्जा स्टोर्ड है। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखिए, स्थितिज ऊर्जा का एग्जिस्टेंस तभी है जब कोई फोर्स उस पर काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन गतिज ऊर्जा के साथ ऐसा नहीं है। गतिज ऊर्जा के साथ अगर उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है और वस्तु गति में है, तो वह गति में ही रहेगी। ये न्यूटन का आपका फर्स्ट लॉ कहते हैं, और उसी के कारण उस पर वह गतिज ऊर्जा संचित है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे, ठीक, उदाहरण के तौर पे हम कुछ देख लेते हैं, कुछ सिंपल एग्जांपल्स। जैसे कि अभी मैंने पेन का उदाहरण दिया, तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, है ना। ये कोई वस्तु है जो कि जमीन से एक ऊंचाई पर है ना। उस ऊंचाई को हम मान लेते हैं h, एक h ऊंचाई पर है। ठीक है, ये h ऊंचाई पर है, ठीक है ना, और ये गुरुत्व के अधीन है। गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स इस किस पे, वस्तु पर लग रहा है। ठीक है, इस वस्तु पर क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग रहा है जमीन के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा की माप जो होगी ना, उसको हम क्या लिखते हैं, उसका माप होता है mgh। ठीक, ये आप जरूर ध्यान रखिए, है ना। यहां पर m क्या है, द्रव्यमान है। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है ना। गुरुत्वीय त्वरण क्या है कि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है, तो बल का परिभाषा क्या लिखा था हमने, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान तो है उस वस्तु का जिस पर बल लग रहा है, ठीक है, उस पर एक त्वरण भी कार्य करेगा। ठीक है, तो उस त्वरण को हम अलग अलग तरह से डिफाइन करेंगे। जैसे कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर बल लगाता है, तो वह एक स्पेसिफिक त्वरण के माप से लगाता है, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, जी की जो राशि होती है, जी जो राशि है उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का मान ये होता है, ये आप जरूर ध्यान रखिए, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
लिख लेता हूं इसको, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा का जो माप है वो उसको क्या लिखेंगे, mgh, जब ये गुरुत्व के अधीन है। ठीक है, ये हो गया आपका गुरुत्व के अधीन के अधीन। ठीक, दूसरा एक और है, एक और ऊर्जा है, जैसे स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग के द्वारा। ठीक, मान लेते हैं ये कोई दीवार है। ठीक है, अब इस दीवार से एक स्प्रिंग बंधा हुआ है ना, और ये कोई बॉक्स है जिसका द्रव्यमान m है। ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है जमीन पे वो बॉक्स। तो जैसे ही उस द्रव्यमान को मैं खींचूंगा इस तरह से, जब मैं इस द्रव्यमान को ऐसे खींचूंगा स्प्रिंग के मतलब अगेंस्ट, ठीक है, तो क्या होगा, स्प्रिंग भी मुझ पे फोर्स लगाएगा, आई मीन उस द्रव्यमान पे फोर्स लगाएगा कि भाई तू मत जा उधर, मत खींच, है ना, ऐसा करके वो चाहेगा कि तू मेरे पास ही रहे, तो स्प्रिंग उस पर फोर्स लगा रहा है। वही फोर्स जो है वो किस पे स्टोर्ड हो जाएगी, उसके पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, स्प्रिंग फोर्स जिम्मेदार हुआ उस स्थितिज ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो स्प्रिंग के द्वारा जब स्थितिज ऊर्जा हम नापते हैं, यहां पर एक चीज लिख लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम पीई से दिखाते हैं। ठीक है ना, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी स्प्रिंग का, उसका एक स्पेसिफिक परिमाण होता है ना, उसका वैल्यू होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक, अब जहां पर ये जो के है ना, वो एक इस स्प्रिंग के साथ एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, अभिलाक्षणिक गुण है स्प्रिंग का। ठीक है, कि वह जो के है वो परिमाण है कि कितना फोर्स स्प्रिंग लगा सकता है। ठीक है, तो उसको हम राशि, उस राशि को कहते हैं के, है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं इसे। ठीक है, जिसे कहते हैं हम स्प्रिंग नियतांक, के को हम कहते हैं स्प्रिंग नियतांक। ठीक, और ये जो x है, x क्या है, जब स्प्रिंग और मास जब सिंपली स्थिर है और जैसे ही आपने उस द्रव्यमान को ऐसे खींचा तो उसमें कितना परिवर्तन आया, वो खिंचाव आया, उसकी लंबाई बढ़ी, है ना। इसको इस तरह से दिखा सकते हैं अपन, मान लेते हैं कि इसी स्प्रिंग को बना लेता हूं, ये सेम स्प्रिंग है। ठीक है, जैसे ही आपने उस द्रव्यमान को खींचा तो ये स्प्रिंग ऐसे खींच गया, यहां तक चला गया। ठीक, तो यहां से यहां तक कितनी दूरी हुई, ठीक, ये जो दूरी आई है ना, स्प्रिंग खींच के वहां तक चला गया ना, तो ये दूरी क्या है, एक्स है, तो इसी को हम एक्स कहते हैं। तो इसका परिमाण होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक, ये सब मामूली क्वेश्चंस है जो कभी कभी आ सकते हैं क्वेश्चंस एग्जाम्स में, तो इसे आप ध्यान रखिए। तो हमने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को हमने परिभाषित कर लिया। ठीक, अब आइए हम देखते हैं संरक्षण नियम के बारे में। तो संरक्षण नियम कुछ यूनिवर्सल लॉ हैं जो यूनिवर्स में, जो ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती हैं, है ना, जिसके बिना कोई भी जो अदर नियम है वो फॉलो नहीं होते, कम से कम ये तो जरूर फॉलो होंगे। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं संरक्षण नियम। संरक्षण नियम फिलहाल दो के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण। तो पहला देख लेते हैं ऊर्जा संरक्षण के बारे में। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, सॉरी,
ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, इसका केवल रूपांतरण ही संभव है। इसको केवल रूपांतरित की जा सकती है, मतलब कि जैसे कि कोयले का खनन किया जाता है और जो ताप विद्युत गृह है उसमें कोयले को जलाया जाता है और वहां से बिजली उत्पन्न की जाती है, ये तय है। ठीक है, तो बिजली क्या है, विद्युत ऊर्जा एक तरह की, है ना। तो यहां पर क्या किया, कोयले को जलाया तो तापीय ऊर्जा से हमने किस ऊर्जा में कन्वर्ट किया, इसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया। तो याद रखिए विद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं हुई है, मात्र परिवर्तित हुई है। कौन से ऊर्जा से, हीट एनर्जी से, मतलब उष्मीय ऊर्जा से। ठीक, तो ये एग्जाम्पल है ऊर्जा संरक्षण के इस नियम का। पूरा पूरा जो यूनिवर्स है वो ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना ही उत्पन्न होती है ना। इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता ठीक, तो ये हो गया आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसे किस तरह से देख सकते हैं, अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखे, एक्सप्रेशन लिखे, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे कि ऊर्जा घटना के पहले, ठीक है, मान लेते हैं कोई घटना घटित हुई, तो घटना के पहले ऊर्जा, मतलब इसको इनिशियल ले लेते हैं, चलो इसको आई ले लेते हैं, ये हो गया आपका इनिशियल, और कुल ऊर्जा घटना के बाद, इसको हम फाइनल कहते हैं। तो ये कुल ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा जो है कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा से मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज। इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका फाइनल। ठीक, तो ये आपका कौन सा संरक्षण हो गया, आपका ये ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसको इस तरह से कहते हैं। ठीक है, दूसरा है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण, ठीक, तो संवेग संरक्षण का नियम भी यही कहता है, मान लेते हैं कोई घटना होती है, ठीक है, घटना होती है कि मतलब है कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति नाव से कूद पड़ता है ना। मान लेते हैं कि दो वस्तु बहुत तेजी से आते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, तो टकराने के पहले उन दोनों का संवेग और टकराने के बाद उनका संवेग, मतलब टोटल संवेग, कुल संवेग की बात कर रहे हैं, मतलब इस वस्तु का संवेग, इस वस्तु का संवेग, जब वो आ रहे हैं तो दोनों का संवेग टोटल मिला के कितना है, घट मतलब, और उस घटना के बाद जब वो टकराया, टकराने के बाद उनका टोटल संवेग कितना है ना। तो ये जो दोनों संवेग है, कुल संवेग घटना के पहले और घटना के बाद, वह संरक्षित रहता है, वह सेम रहता है। ठीक, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो इसे हम बोलचाल की भाषा में इस तरह से लिख लेते हैं, घटना के पहले एवं घटना के बाद संवेग क्या रहता है, सेम रहता है, संवेग बदलता नहीं है। ठीक, तो इसको अगर मैथमेटिकली हम देखें इक्वेशन के फॉर्म में, समीकरण के रूप में, तो इस तरह से देखेंगे, जैसे कि संवेग है जिसको हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है, और घटना के पहले मतलब एक दो वस्तु आई, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे ये दोनों वस्तु टकराएगी, ये वस्तु A है, ये वस्तु B है, ये दोनों आई इस पॉइंट पे टकराई, इस पॉइंट पे टकरा कर वे वापस मुड़ जाती है, किसी और रास्ते में चल जाती है, ये वस्तु B फिर उस रास्ते में चली गई, ये A वापस
अपोजिट पाथ पे फॉलो करे। देखिए एरो का साइड देखिए, इस तरफ था, बी इस तरफ से आया, फिर ए इस साइड चला गया, बी उस साइड चला गया घटना के बाद। ठीक, तो ये जो टोटल मोमेंटम है, ठीक है, इस पूरे घटनाक्रम का, इस वाले घटनाक्रम का, ये वाला जो घटना है इसका जो टोटल मोमेंटम है p, और ये जो दूसरा है, ठीक, इसका जो मोमेंटम है इसको मान लेते हैं हम pi, और इसको मान लेते हैं pf। ठीक, तो ये जो टोटल मोमेंटम होगा वो दोनों सेम होगा। ठीक है, तो pi इक्वल्स टू pf, ये होता है संवेग संरक्षण का नियम, मतलब संवेग बदलता नहीं है। ठीक, अब आइए डिस्कस करते हैं शक्ति के बारे में। ठीक, तो शक्ति का अगर हम परिभाषित करें शक्ति को, तो शक्ति का परिभाषा इस तरह से होगा, कार्य करने की दर, कि समय के साथ वह कितना कार्य कर पाता है। मतलब अगर कोई समय के साथ ज़्यादा कार्य करे तो उसकी शक्ति ज़्यादा होगी, है ना। मतलब एक अगर मान लेते 1 घंटे का दिया जाए, है ना, 1 घंटे का एक समय अंतराल है, 1 घंटे में अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा काम कर लेता है, कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा गहराई का गड्ढा खोद लेता है तो उसकी शक्ति ज़्यादा होगी। वही दूसरी ओर एक व्यक्ति है जो कम गहराई का गड्ढा खोदता है तो उसकी शक्ति कम होगी। वो शक्ति को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, शक्ति का एक और डेफिनेशन है आप परिभाषित करने की या फिर समझने की दृष्टि से, वो हम परिभाषा के बाद हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने शक्ति। शक्ति को परिभाषित करते हैं कार्य करने की दर। ध्यान रहे ऊर्जा को हमने क्या परिभाषित किया था, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। शक्ति में कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं शक्ति बराबर कार्य बटा समय, मतलब इकाई समय में कितना कार्य किया गया वो उसकी शक्ति होगी। ठीक, अब इसे हम डेली लाइफ के एक अगर एग्जांपल में देखें तो इस तरह से देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक तरफ 50 किलो का वजन है ना, 50 किलो का पूरा वजन, एक पूरा का पूरा एक बाट है, और दूसरी ओर 5-5 किलो के 10 वाट हैं, तो टोटल 50 किलो का वजन तो इस साइड भी हो गया, लेकिन वो अलग अलग बाट है 5-5 किलो के। ठीक है, अब एक व्यक्ति आता है 50 किलो के उस बाट को उठा लेता है और उसको इस ओर रख लेता है। ठीक, ऐसे उठाया और दूसरी ओर उसने रख लिया, साथ ही साथ वो 5-5 किलो के उस बाट को भी एक एक करके उठाता है और दूसरी ओर रख लेता है। ठीक है, तो यहां पर अब देखो हो क्या रहा है। ठीक, यहां पर कार्य आया, कार्य का मतलब क्या होता है, मतलब कार्य को किस तरह से दिखाते हैं ऊर्जा के रूप में। अगर हम मतलब कार्य के रूप में ऊर्जा को अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक, मतलब कार्य करने से ऊर्जा क्षय होती है। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, जब व्यक्ति ने 50 किलो के बाट को उठाया, ठीक, और यहां पर रखा, है ना, मान लेते हैं यह कार्य करने के लिए 50 किलो के पूरे वजन को उठाने के लिए और यहाँ रखने के लिए उसे 5 सेकंड लगा। ठीक है, ऊर्जा क्षय अभी कितनी हुई है, मान लेते हैं स्पेसिफिक ऊर्जा क्षय हुई है। सेम यहाँ पर क्या है, 5-5 किलो के वजन को अब एक एक करके उठा के रखने में व्यक्ति को भी मान लेते 20 सेकंड लगा। ठीक है, एक एक करके उठाया और 20 सेकंड लगा। चूंकि यहाँ पर भी टोटल वजन कितना है, 50 किलो का है, 5-5 के 10 बाट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा क्षय कितना हो रहा है, उतना ही हो रहा है जितना 50 किलो को उठाने में हो रहा है, क्योंकि टोटल वजन तो उतना ही है ना। लेकिन जो पूरे 50 किलो को उसने उठाया वो सिर्फ 5 सेकंड में कर दिया वो काम, और वो जो 5-5 किलो का उठाया उसने उस काम कर दिया 20 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो 50 किलो वाले संपूर्ण वजन था उसमें 5 सेकंड लगे, और मान लेते हैं कि
मान लेते हैं 500 जूल की ऊर्जा खर्च हुई है, ठीक, और 5 सेकंड मात्र लगे हैं, तो कितना आया इसका आंसर? 100 कार्य किया गया। ठीक है, अभी कार्य का हम मात्रक देखेंगे, रुकिए। 100 कार्य किया गया, और वही जो छोटे छोटे अमाउंट के बार थे 5-5 किलो के, उसको उठा के उस तरफ रखने में उसे 20 सेकंड लगे हैं, और टोटल ऊर्जा उतनी ही खर्च हुई। क्यों? क्योंकि वजन तो उतना ही है। तो फिर से 500 जूल तो ऊर्जा लगी दूसरे केस में, लेकिन कितने सेकंड लगे? 20 सेकंड लगे। तो यहां पर इसका क्या होगा? 25 जूल की 25 कार्य किया गया, सॉरी। ठीक, तो कार्य किसमें ज्यादा किया गया? जिसमें कम समय लगा, है ना, जिसमें कम समय लगा, सॉरी, शक्ति किसमें ज्यादा हुई? जिसमें कम समय लगी। इसका मतलब क्या होता है? शक्ति को हम इस तरह से परिभाषित करते हैं कि एक छोटे से समय अंतराल में कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई मशीन कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, कितनी एनर्जी खर्च करता है। 5 सेकंड में इसने 500 जूल खर्च की, दूसरे केस में इसने 20 सेकंड में 500 जूल खर्च की। तो 5 सेकंड में उसने 500 जूल खर्च की, इसलिए पहले केस में शक्ति ज्यादा होगी। ठीक, तो शक्ति का मतलब छोटे समय अंतराल में वह, मतलब स्मॉल समय अंतराल में कितनी ज्यादा ऊर्जा वह खर्च करता है। ठीक, इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं। ओके, आइए, तो इसे हम मिटा देते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया ताकि आपको समझ आ जाए कि शक्ति का मतलब क्या होता है। ठीक, तो इसको इस तरह से और परिभाषित किया जा सकता है, सूक्ष्म समय अंतराल लिख लेते हैं। सूक्ष्म समयांतराल, सूक्ष्म समयांतराल में व्यक्ति द्वारा, ठीक है, व्यक्ति या मशीन लिख लेते हैं, व्यक्ति मशीन द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, ऊर्जा को हम शक्ति कहते हैं, शक्ति कहलाती है। ठीक, तो जो उदाहरण हमने दिया था 50 किलो के बाट और 5-5 किलो के 10 बाट, तो वह उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। तो उससे आपको समझ आ गया होगा कि शक्ति को हम कैसे परिभाषित करते हैं, शक्ति है क्या, फिजिक्स में हम शक्ति को किस तरह से देखते हैं। ठीक, अब शक्ति के लिए कुछ लिख लेते हैं, इसका मात्रक लिख लेते हैं, है ना। तो इसका मात्रक होता है वाट। वाट, इसको W से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक, और जो अश्व शक्ति अगर आपने सुना होगा हॉर्स पावर के रूप में, ठीक है, तो वो भी शक्ति का मात्रक होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है, यहीं पे लिख लेते हैं, एक अश्व शक्ति या फिर हॉर्स पावर, ठीक, बराबर होता है 746, है ना, 746 वाट। ठीक, ये शक्ति का मात्रक है, ये ऐसा ही मात्रक है। सीजीएस मात्रक क्या होता है शक्ति का? सॉरी, हाँ ठीक है, शक्ति का ये ऐसा ही मात्रक है। सीजीएस मात्रक ऐसा कुछ है नहीं शक्ति का। ठीक है, हम एक अश्व शक्ति के रूप में 746 वाट लिखते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के इस अध्याय में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण के बारे में। तो ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है कि, ठीक, तो पहला ऑप्शन है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऐसा तो है नहीं, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, हमने पहले ही कह दिया। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, नहीं हो सकता, ऊर्जा उत्पन्न होती नहीं है। ऊर्जा का विनाश हो सकता है, ना ऊर्जा नष्ट भी नहीं होती। ऊर्जा ना तो सृजित होती है ना ही नष्ट होती है, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक, अब दूसरे में देखिए, हवाओं की ऊर्जा होती है। अब देखिए, ऊर्जा के दो प्रकार हमने देखे, स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा। ठीक,
स्थितिज ऊर्जा स्थिति के कारण, मतलब अगर स्थिर है वस्तु और उस पर कोई फोर्स लग रहा है तो उसके कारण जो संचित उस पर ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा क्या है? अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसके कारण उस पर जो संचित होगी ऊर्जा, उसे हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हवा, क्या हवा कभी स्थिर होती है क्या? नहीं, हवा तो हमेशा चलती रहती है ना, हवा कभी स्थिर रुक ही नहीं सकती। ठीक, तो हमें हवा हमेशा गतिमान होती है, इसलिए उस पर कौन सी ऊर्जा संचित होगी? गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन ए सही होगा। इस पर क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, जो पवन चक्की होती है ना, पवन चक्कियों में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? हवाओं द्वारा संचित होती है, वो गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, उन दोनों की वेगों का अनुपात होगा। ठीक, तो 4:9 में द्रव्यमान, समान द्रव्यमान की वस्तुओं की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात है 4:9। तो आइए इसे हम आगे देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की स्थितिज ऊर्जा, सॉरी एक चीज यहां पर मिस्टेक हुई है, ये स्थितिज ऊर्जा नहीं है ना, ये स्थितिज ऊर्जा नहीं, ये गतिज ऊर्जा है। क्योंकि अगर वेगों का अनुपात दिया गया है, वेग अगर शामिल है तब तो वो गति हो गई ना, तो उसमें तो गतिज ऊर्जा आएगी, तो ये गतिज ऊर्जा है, ये आप ध्यान रखिए, गतिज ऊर्जा। ठीक है, हाँ। तो क्या दिया है, ये जो काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2, वस्तु 1 की हो गई और ये वस्तु 2 की, इसका अनुपात क्या है? 4/9। ठीक, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा जो है, उसको हम किस तरह से परिभाषित करते हैं? 1/2 mv²। तो एक हो गया m1 मतलब वस्तु 1, और v1 मतलब वस्तु 1 का वेग का स्क्वायर, और ये हो गया आपके वस्तु दूसरे के लिए। ठीक, दिया क्या है? समान द्रव्यमान की वस्तु है, मतलब m1 और m2 दोनों बराबर होंगे, मतलब दोनों का द्रव्यमान समान होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये और ये तो कैंसिल हो गए, 1/2, 1/2 भी कैंसिल आउट हो गए, तो बच क्या गया? v1/v2, 4:9 में है, तो इसका अनुपात क्या होगा? ये स्क्वायर में है, अब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या होगा? v1/v2, है ना, ये किस अनुपात में होंगे? 2:3। तो आंसर क्या होगा? 2:3, ऑप्शन बी इज आंसर। ठीक है, आइए अब आखिरी क्वेश्चन में आते हैं। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। मतलब क्या हुआ? स्थिर नाव है, कोई नाव है, समुद्र में रखा हुआ है या फिर नदी में रखा हुआ है, उस पर मनुष्य ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक है, मनुष्य भी स्थिर है, नाव भी स्थिर है, और पानी वैसा का वैसा है। ठीक, जैसे ही वो जंप करता है, तो जैसे ही जंप करेगा तो नाव पीछे की ओर खसकेगी, वो आगे जंप किया, नाव ऐसे पीछे की ओर खसकेगी। तो क्या कहना चाह रहा है कि एक मनुष्य जो नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा, मैं 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऐसे कूदा, तो नाव खसकी 0.5 मीटर प्रति सेकंड, वो पीछे खसक गई। ठीक, तो अब पूछा जा रहा है मेरा व्यक्ति का और नाव के द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो संरक्षण नियम कार्य कर रहा है इसमें। ठीक, कैसे? मैंने पहले ही कहा था, संवेग संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम यूनिवर्सल है, वो हमेशा सही होंगे। ठीक, तो यहाँ पर संवेग संरक्षण क्या है? संवेग में क्या क्या होता है? संवेग बराबर क्या होता है आपका? ठीक है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, है ना। अगर वेग शून्य होगा तो संवेग भी शून्य होगा, क्योंकि द्रव्यमान गुणित वेग अगर 0 है तो द्रव्यमान गुणित शून्य कितना होगा? शून्य होगा। किसी भी नंबर को शून्य से गुणा करो तो शून्य ही आता है। ठीक है, तो शून्य होगा। शुरुआत में क्या है? घटना के पहले, घटना मतलब कूदने के पहले, कूदने के पहले नाव स्थिर है, मैं स्थिर हूँ, खड़ा हुआ हूँ, व्यक्ति खड़ा हुआ है उसमें, तो क्या होगा? संवेग होगा 0।
जैसे ही कूदा, ये मैं आगे बढ़ूंगा, व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो व्यक्ति का एक संवेग होगा, ठीक। नाव पीछे हटेगी, है ना, तो नाव का भी एक संवेग होगा। और चूंकि ये दोनों क्या राशि है, संवेग क्या राशि है, सदिश राशि है, तो एक इस दिशा में आगे बढ़ेगा, नाव उस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो दोनों का संवेग क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि घटना के पहले संवेग जो था और घटना के बाद संवेग सेम हो। मतलब घटना के पहले संवेग क्या था, शून्य था, तो घटना के बाद संवेग भी शून्य हो, ठीक। तो आइए इसे इक्वेशन के रूप में लिख लेते हैं। ये कौन सा था, क्वेश्चन 3 था, है ना, हाँ वो क्वेश्चन 3 था, ये क्वेश्चन 4, ठीक। तो जो P1 है, मतलब व्यक्ति का 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5, संवेग कितना है, सॉरी, इसकी जो वेलोसिटी कितनी है, मतलब वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड, और नाव का वेग घटना के बाद कितना दिया है, 0.5 मीटर प्रति सेकंड। अब संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं, संवेग संरक्षण का नियम। कूदने से पहले संवेग शून्य है ना, लिख लेते हैं P इनिशियल और ये P फाइनल। मतलब इनिशियल मतलब प्रारंभिक, फाइनल मतलब समाप्त, मतलब अंत का, ठीक। तो कूदने के पहले संवेग कितना है, शून्य है, क्योंकि कोई मोशन नहीं, ना व्यक्ति मोशन में है ना नाव मोशन में है, दोनों खड़े हुए हैं। कूदने के बाद क्या हुआ, व्यक्ति आगे की ओर बढ़ा, ठीक है ना। मान लेते हैं व्यक्ति का जो मास होगा, ये लिखते हैं, व्यक्ति का द्रव्यमान m1 है और नाव का द्रव्यमान m2 है, ठीक है ना। तो संवेग लिख लेते हैं, व्यक्ति के लिए पहले संवेग लिखते हैं m1 गुणित 5, है ना, और इस दिशा में है और नाव उस दिशा में जाएगी, और चूंकि संवेग क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और अगर दोनों की दिशाएं विपरीत है तो यहाँ पर क्या आएगी, माइनस आएगी, ठीक है। यहाँ ऐसे लिख लेते हैं इसको, m1 इंटू V1 माइनस m2 इंटू V2, ठीक। तो m1 की वैल्यू ये m1, V1 की वैल्यू कितना दिया है 5, m2 की वैल्यू m2, और V2 की वैल्यू क्या दिया है 0.5, ठीक, और ये 0 बराबर है। अब इसको जब इधर ले आते हैं m1 बराबर m2, तो क्या होगा 5/0.5, तो आंसर क्या होगा 10, ठीक। समझ आया, नहीं सॉरी ये ऐसे होगा, m2/m1 बराबर कितना होगा, m2/m1 बराबर 5/0.5, तो कितना होगा ये 10। मतलब क्या हुआ, जो नाव का जो द्रव्यमान है वो व्यक्ति से 10 गुना ज़्यादा है, उसके अनुपात में 10 है ना, ठीक है। तो नाव का द्रव्यमान होगा वो व्यक्ति के द्रव्यमान से 10 गुना ज़्यादा होगा, m1, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा, आंसर ये डी, ठीक है, 10 गुना ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन की सहायता से, जो चौथा क्वेश्चन था थोड़ा टफ क्वेश्चन है, जिसमें हमें संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग करना पड़ा, है ना। तो आप बिल्कुल इससे समझ लीजिए कि यह कितना आसान हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हालांकि लगभग टफ रहता, बस आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है और वो चुटकियों में बन जाएगा, ठीक है। तो आज हमने कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में देख लिया, ठीक। तो ये रही हमारी आज की क्लास। आने वाले क्लास में हम अदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे द्रव्य के सामान्य गुण देखेंगे, तरंग देखेंगे, विद्युत चुंबकत्व, है ना। ऐसे अंत में जाते जाते हम आधुनिक भौतिकी, जिसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, उसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे, ठीक। तो आज का क्लास, यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई सुझाव हो तो कमेंट करके हमारे लिए ज़रूर लिखें, ठीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
एंड अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में आपको विभिन्न वीडियोज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टाइम पे आपको मिलती रहे। ठीक, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।